बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, कुछ रूल्स बनाए जिसके कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया। तो नौरंग जी पर जो आरोप लगे वो 2001 की घटना से संबंधित थे। 2016 में उसका आखिरी फैसला आया, केवल 2000 रुपये पेनल्टी, उसके बावजूद भी उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। ये अच्छी बात नहीं थी। इसी आक्रोश के कारण मैंने ये चुनाव लड़ना आरंभ किया। पिछली राजस्थान सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा में पास कर दिया। पास होने के बाद आज तक भी वो एक्ट राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए दिल्ली में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके लिए अभी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। तो निश्चित रूप से ये भी एक ऐसा कदम है या एक ऐसा पक्ष है जिसको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लेवल पे अतिशीघ्र उठाया जाएगा और उसकी समस्या का निराकरण भी किया जाएगा। एक चुनौती है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और स्वयं पर विश्वास भी करता हूँ कि जब हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के कारण अपने साथियों को साथ लेके इस जंग में उतरेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। भारत पाकिस्तान से सटे छोटे से गांव माणकसर से निकला युवा 1980 में शहर की तरफ आता है। स्कूली शिक्षा के दौरान उस युवा के दिमाग में समाजवाद से लेकर देश में चल रहे घटनाक्रम लगातार चल रहे थे। उसके बाद में शहर में आता है वो युवा और LLB करने के बाद लॉ की प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे एक ऐसा मुकाम हासिल करता है जिसमें ना केवल दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनी, बल्कि हर आंदोलन में भाग लेकर आंदोलनकारियों के लिए फरी मुकदमे भी लड़े। घड़साना आंदोलन की बात हो चाहे किसी और आंदोलन की बात हो, जब बात आंदोलनकारियों पे आती थी तो वो सबसे आगे खड़ा होता था। जी हाँ, नाम है चरणदास कंबोज। 46 साल से लगातार न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे युवा जो बचपन से लेकर आज तक जिसने तमाम उतार चढ़ाव देखे और उसके बाद में समाजवाद से प्रभावित होकर CPM के लिए भी काम किया, आज बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव लड़ रहे हैं सदस्य के लिए। किस परिस्थितियों में ये चुनाव में उतरे हैं, समय कम था लेकिन हर अधिवक्ता तक पहुंचकर अपनी बात इस तरह से रख रहे हैं कि आने वाले समय में उन अधिवक्ताओं के लिए लड़ाई लड़ने का मानस भी बनाया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सारे दर्शकों का भी स्वागत। नमस्कार सर। अचानक प्रोग्राम बनाया, क्या नौबत आई ऐसी कि एक चरणदास कंबोज जिसका नाम कचहरी में आते ही हर उस पीड़ित के दिमाग में आता है कि यहाँ से न्याय शुरू होगा, और एकाएक बार के सदस्य के रूप में इस क्षेत्र को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में हमारे साथी सीनियर एडवोकेट नौरंग जी चौधरी रिप्रेजेंट कर रहे थे। पिछले 3 चुनावों से लगभग 18 साल से वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बार काउंसिल में कर रहे थे और बड़ी सफलतापूर्वक कर रहे थे। परंतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, कुछ रूल्स बनाए जिसके कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया। ऐसी अवस्था में मेरे को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नौरंग जी जैसा साथी ज़रूर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में जाना चाहिए, और इसलिए मैंने अपना नामांकन किया ताकि इस क्षेत्र की समस्याओं को बार काउंसिल से में अच्छी तरीके से रखा जा सके, युवाओं को और विधि वेताओं की जितनी भी समस्याएं हैं उनको मिलकर उठाया जा सके। सर, एक दोस्ती का भी एक संबंध है आपका, कहीं ना कहीं दोस्ती को निभाने के लिए तो ये कदम नहीं उठाया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी विचारधारात्मक दोस्ती है। इसके अलावा मुख्य कारण जिस प्रकार से उनको अयोग्य घोषित किया गया, रिक्त हुए स्थान पर इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने चुनाव लड़ने का मानस बनाया। सर, दोस्त के साथ ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। यह अधिनायकवाद है, क्योंकि चुनाव के संबंध में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो नौरंग जी पर जो आरोप लगे वो 2001 की घटना से संबंधित थे। 2016 में उसका आखिरी फैसला आया, केवल 2000 रुपये पेनल्टी, उसके बावजूद भी उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। ये अच्छी बात नहीं थी।
इसी आक्रोश के कारण मैंने ये चुनाव लड़ना आरंभ किया। सर, आप चुनाव मैदान में हैं। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल एक बहुत लंबे समय से मांग हो रही है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या लगता है कभी कभार अधिवक्ता ये नहीं सोचता कि वो ऐसा है महसूस कर रहा है जब उसके साथ जुल्म होता है, जैसे उस सड़क पर गोली मार दी जाती है। ऐसे में चरणदास कंबोज अगर सदस्य बनते हैं तो क्या कुछ उम्मीद है उन अधिवक्ताओं को, युवाओं को, जो इस बिल के लिए लंबे समय से भी लड़ रहे हैं? ये आज की बात नहीं है, पिछले 5-6 सालों से ये मांग चल रही थी। और सिर्फ मांग नहीं चल रही थी, पिछली राजस्थान सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा में पास कर दिया। पास होने के बाद आज तक भी वो एक्ट राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए दिल्ली में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके लिए अभी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। तो निश्चित रूप से ये भी एक ऐसा कदम है या एक ऐसा पक्ष है जिसको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लेवल पे अतिशीघ्र उठाया जाएगा और उसकी समस्या का निराकरण भी किया जाएगा। सर, सबसे बड़ी समस्या युवा अधिवक्ता जो LLB करने के बाद न्यायालय में आता है, कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता, बहुत परेशान होकर आकर वो कोर्ट आना छोड़ देते हैं, दूसरे काम करने लग जाते हैं। क्या आपका क्या मानना है, ऐसे अधिवक्ताओं के लिए क्या होना चाहिए? और जीत आप सदस्य बनते हैं तो क्या कोई प्लेटफार्म आपकी तरफ से रहेगा? क्या मैसेज दोगे उन युवा अधिवक्ताओं के लिए? ये आपकी बात बिल्कुल सही है और सत्य है कि यहाँ जो निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग का युवा बड़ी उमंगों के साथ, बड़े जोश के साथ विधि की सेवा करने मैदान में उतरता है, उसे इस क्षेत्र में बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। विशेष रूप से जब वो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके पास सिर्फ एक प्रमाण पत्र होता है कि वो किसी भी अदालत में पेश हो जाए, परंतु न उसके बैठने का स्थान निश्चित, न उसके पास केस वर्क आएगा या नहीं आएगा वो निश्चित, न उसको कोई सुविधा, न उसकी कोई गारंटी, न उसके रोज़गार का कोई साधन। तो ऐसी हालत में उस युवा बड़े गंभीर कंपटीशन में जब मैदान में आता है तो उसको ये भी पता नहीं होता कि कितने साल तक मैं यूं ही संघर्षरत रहूँगा। तो इसके लिए हिंदुस्तान के लेवल पर कई बार संगठनों ने अलग अलग तरीके से ये मांग रखी है कि स्टाइफंड का प्रावधान होना चाहिए, ताकि अधिवक्ता को, नए न्यू कमर को एक निश्चित समय तक एक निश्चित राशि स्टाइफंड के रूप में दी जाए, ताकि वो सेटल हो सके, स्थायी रूप से अपना जगह बना सके। क्योंकि जिस दिन वो आता है उसके बैठने का स्थान निश्चित नहीं, उसके पास कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई सुविधा नहीं और ना ही किसी बात की गारंटी, तो कम से कम उसको आने जाने का भाड़ा किराया और थोड़ा बहुत स्टाइफंड के रूप में सरकार की ओर से सहायता दिया जाना आवश्यक है। अभी कुछ प्रदेशों में कुछ क्लासेस को ऐसा स्टाइफंड देने का निर्णय लिया गया है, परंतु वो ऊँट के मुंह में जीरे जैसी हालत है। मतलब सर, जो अधिवक्ता पीड़ित के लिए लड़ता है लेकिन खुद पीड़ित होता है, उसको बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, चैम्बर नहीं मिल पाते, पेड़ के नीचे बैठकर पूरा जीवन बिता देते हैं प्रैक्टिस का। तो गंगानगर में भी ये चैम्बर की बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से वर्क प्लेस पे सुविधाओं की बात हम फैक्ट्री में करते हैं, मजदूर के लिए करते हैं, परंतु वकील को बैठने के लिए अपने वर्क प्लेस पे समुचित स्थान नहीं है। कितनी विडंबना है कि हमारे यहाँ नई कोर्ट बिल्डिंग बन गई गंगानगर में, जो प्राइमरी नक्शा आया, साइट आई, जो राशि आई, ये बताया गया कि लगभग 20 करोड़ रुपया से 40 करोड़ रुपये तक चैम्बर के लिए सुरक्षित रहेगा और चैम्बर का स्थान निश्चित होगा और चैम्बर बनाए जाएंगे। परंतु आज तक एक भी चैम्बर का निर्माण नहीं हुआ, जबकि कोर्ट बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार हो चुकी है और शिफ्ट होने के इंतजार में है और हम चैम्बर्स के लिए लड़ रहे हैं। यही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, डबल बेंच द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि राजस्थान में अधिवक्ताओं को चैम्बर देने का कार्य या चैम्बर देने की उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। वो केंद्र सरकार से मिलके इसके लिए फंड आवंटित करे और यहाँ तक भी कि एक निश्चित समय सीमा तय की गई, परंतु उस पर भी अभी तक आगे उसकी पालना नहीं की गई है, जिसके लिए हम संघर्षरत हैं। आगे भी प्रमुखता से इस मुद्दे को लिया जाएगा। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है और विशेषकर गंगानगर के लिए इसकी गंभीर है कि गंगानगर की नई बिल्डिंग बन गई, वहाँ सिर छुपाने को भी जगह नहीं है, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई शेड नहीं। तो ऐसी हालत में वहाँ चैम्बरों के अभाव में
कोर्ट का बिल्डिंग का स्थानांतरण होना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसी अवस्था में इसके लिए भी अलग से संघर्ष करने की जरूरत है। समाजवाद को साथ लेके चलने वाले चरणदास कंबोज कैसे लड़ पाएंगे ऐसे पूंजीपतियों से? ये एक चुनौती है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और स्वयं पर विश्वास भी करता हूँ कि जब हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के कारण अपने साथियों को साथ लेके इस जंग में उतरेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा जो ध्येय है वो बड़ा सकारात्मक है। इस देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है, विधि और न्याय रूल ऑफ लॉ को लागू करने के लिए, तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। सर, देश में लॉ लगता है क्या कानून का राज है? देखो, आज भी अधिकतर लोग रूल ऑफ लॉ को मानने वाले हैं और उसको मान के चल रहे हैं। ये निश्चित ही एक बात है कि आज के दिन भी बहुत सारे निर्णयों पर भी उंगली उठाई जाती है, बहुत सारे क्रियाकलापों पर, न्यायिक क्रियाकलापों पर भी उंगली उठाई जाती है, परंतु वो एकमात्र सच्चाई नहीं, वो एक पिक्चर है, एक तस्वीर की एक साइड है, वो भी है। जब तक समाज में विसंगतियाँ रहेंगी, जब समाज में ऐसे अनैतिक कार्य होते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी पर उसका असर होता है, वो प्रभावित होते हैं कुछ लोग। जब किसी युवा अधिवक्ता या सीनियर अधिवक्ता पर कोई जुल्म की बात होगी तो चरणदास कंबोज अपने आप को कहाँ मिलेंगे, कहाँ उसके लिए किस प्रकार से तैयार मिलेंगे? पिछले 46 साल से मैं वकालत के पेशे में हूँ। बड़ी ईमानदारी से और संघर्ष करते हुए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज तक इस क्षेत्र में नहीं, 7 चिपते क्षेत्रों में जब जब भी वकीलों पर कोई समस्या आई, हमने अपना कार्य छोड़ के उस समस्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे वो संघर्ष की बात आई, चाहे पुलिस प्रशासन से, चाहे न्याय प्रशासन से लड़ाई की बात आई, हमने आगे बढ़ के उस लड़ाई को लड़ा। यहाँ तक कि एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यहाँ एक परिवाद भी दायर कर दिया वकीलों के खिलाफ, परंतु हम लोगों ने अपनी वाजिब मांगों के लिए संघर्ष करते रहे। इसके अलावा कई संघर्ष हुए जिसमें हमारे एक वकील साथी पर झूठा मुकदमा बनाने का था। हम लगातार 3 महीने तक गर्मी के मौसम में आपके सामने लड़े और लड़कर जीत हासिल की, उसको न्याय दिलवाया। मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं साथियों को कि अगर मैं चुना जाऊंगा या ना चुना जाऊंगा, पर उन समस्याओं के लिए पूर्व से ज़्यादा समय से, ज़्यादा शक्ति से लड़ूंगा। और अगर चुना जाऊंगा तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के प्लेटफार्म का भी उस लड़ाई में प्रयोग करते हुए और हर प्रकार की समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। चुना जाऊंगा, नहीं चुना जाऊंगा, लगता नहीं कि इसी का नाम तो चरणदास कंबोज है। इसी बात के तो लोग कायल हैं। एक टकटकी लगा के जो कोर्ट में आता है और टकटकी लगा के दूर से देखता है कि ये आदमी मुझे न्याय दिला सकता है। बहुत सारे लोगों के आप विश्वास बने हुए हैं, तो आप मान सकते हैं इसके लिए कि ना चुने गए तब भी आपका प्लेटफॉर्म तैयार है। निश्चित रूप से मैं लोगों के आकांक्षाओं पर और आज तक जो मेरे दोस्तों ने, मेरे सहयोगियों ने मुझे प्यार दिया है, उससे इतना अभिभूत हूँ कि मैं ना भी चुना गया तो उस लड़ाई को अपने सारे हितबद्ध कार्यों से ऊपर रख के लड़ने का प्रयास करूँगा। सर, पिछले कुछ समय से वकालती पेशे में बहुत सारे गलत टाइप के लोग आ रहे हैं। क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है न्याय आपके वकीलों के एक बार संगठन के लिए, जो वकालत का काम करते हैं उनके लिए? निश्चित रूप से, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि जैसी समाज की स्थिति होती है, हम सारे लोग समाज से आते हैं, तो समाज में आज के दिन इस प्रकार के लोग भी आ रहे हैं, शिक्षित होकर भी आ रहे हैं, जो अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते। निश्चित रूप से हमारे पेशे में बहुत सारे लोग हैं, परंतु पिछले 5 सालों में हमारी पूर्व की बार काउंसिल ने भी कुछ साथियों पर बड़े गंभीर और अच्छे निर्णय पारित किए हैं। उनकी वकालत पर प्रतिबंध लगाया है, उनके खिलाफ मुकदमे तक दायर हुए हैं। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को आगे चालू रखा जाएगा और मैं प्रयास करूंगा कि नैतिक शिक्षा भी दी जाए और नैतिक मूल्यों को कायम रखते हुए विधि व्यवसाय को स्थापित किया जाए। चरणदास कंबोज सदस्य के लिए चुने जाते हैं तो क्या सबसे पहला तोहफा क्या माना जाएगा? 2 लाइनों में। सबसे पहला तो मैं चैम्बर की और स्टाइपेंड की व्यवस्था के लिए प्रयास करूंगा। ये थे चरणदास कंबोज, जो पिछले 46 साल से उन पीड़ितों के लिए, मजलूमों के लिए हमेशा सेवाएं देते रहे हैं, चाहे उनके पास फीस हो या ना हो। और यही कारण है कि जब कोई कोर्ट में आता है और जब उसको पता चलता है कि मुझे न्याय कौन दिला सकता है, तो एक दूर
से दिखाई देता व्यक्ति जिसके सर पे बाल नहीं है, लेकिन हर समय अपने पीड़ित के लिए आगे खड़ा रहता है और अंतिम समय तक न्याय के लिए भरसकर प्रयास करके उसको न्याय दिलाता है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर ऐसे अच्छे लोग चुने जाते हैं तो ना केवल वकालती पेशे की शोभा बढ़ेगी, बल्कि आने वाले दिनों में भी उन अधिवक्ताओं के लिए, जो युवा अधिवक्ता है, उनके लिए एक दूर दिशा में एक नई किरण की रोशनी उजागर होगी। द डायरी के लिए सतवीर चौधरी,